नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर्ल अकेडमी में। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। पिछली क्लास में आप लोगों को देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम ने और तुर्कों का आक्रमण इसके बारे में बताया था। आपको महमूद गौरी के बारे में बताया था, उसने कितनी बार कौन कौन से आक्रमण किए थे। उसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में बताया था, उसने कौन कौन से आक्रमण किए थे। इन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। उसी को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ाते हैं आप लोगों की क्लास। आज स्टार्ट करते हैं कि गुलाम वंश। गुलाम वंश कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ इसका अंत होता है, इसके बारे में, उसमें कुल कितने राजवंश, कितने वंश काम करते हैं, इस पर भी बात की जाएगी। तो आइए डाल लेते हैं हम लोग गुलाम वंश। गुलाम वंश, गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो शासन पीरियड है वो कब से कब तक है? तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी, 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चलता है। ठीक। अब गुलाम वंश में कौन कौन, इस गुलाम वंश को और किस किस नाम से जाना जाता है? ठीक। अन्य किस नाम से जाना जाता है इसको, या अन्य किस नाम से इसे पहचाना जाएगा? तो गुलाम को ही क्या बेटा कहते हैं? दास। क्या कहेंगे हम लोग? दास। गुलाम को ही क्या कहेंगे? सेवक। क्या कहेंगे? सेवक। सेवक। एक यहीं पर एक चीज और लिख लेना। एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है हबीबुल्ला। हबीबुल्ला ने गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा। क्या कहा? मामलुक वंश। तो यहां लिख लेते हैं इतिहासकार हबीबुल्ला के आधार पर इसे मामलुक वंश भी कहा। ठीक। मामलुक का मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है? क्योंकि उनके माता पिता स्वतंत्र दास नहीं थे, गुलाम नहीं थे, इसी वजह से उन्हें क्या कहा जाता था? मामलुक। ठीक। तो मामलुक ये था। उसके बाद में अब देखते हैं कि गुलाम वंश में, या कह लीजिए दिल्ली सल्तनत में, कुल कितने वंश हुए। पहले वंशों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, गुलाम वंश, गुलाम वंश कब से प्रारंभ होता है? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक। ठीक। 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। और इसके संस्थापक कौन होते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद गुलाम वंश के बाद में कौन सा वंश आएगा? तो गुलाम वंश के बाद में आएगा खिलजी वंश। कौन सा वंश आएगा बेटा? तो खिलजी वंश आएगा। खिलजी वंश, इसी को बोला जाता है खलजी वंश। ये याद रखना। और खलजी वंश कब से कब तक चलेगा? तो 1290 से लेकर के 1320 तक। 1290 से 1320 ईस्वी। इसके बेटा संस्थापक कौन होंगे? तो इसके कौन होते हैं? जलालुद्दीन खिलजी, यानी जेके। जलालुद्दीन खिलजी। ठीक। उसके बाद में आएगा बेटा तुगलक वंश। कौन सा आएगा? तुगलक वंश।
तीसरा कौन सा होगा? तुगलक वंश। तुगलक वंश जो होगा वो कब तक रहेगा? ये स्टार्ट हो जाता है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। 1414 ईस्वी तक। इसके संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद में चौथा कौन आएगा? सैयद वंश। तो कौन सा आएगा? चौथा आएगा बेटा सैयद वंश। वंश। सैयद वंश कहां से कहां तक चलेगा? तो सैयद वंश चलेगा 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक। 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक सैयद वंश रहेगा। और सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। कौन थे बेटा? खिज्र खां थे। खिज्र खां। दो ऐसे दिल्ली सल्तनत में थे शासक जिन्होंने सुल्तान की उपाधि कभी नहीं धारण की। दो ऐसे शासक थे जिसमें से एक नाम खिज्र खां का भी आता है। ठीक है, खिज्र खां का भी नाम आता है, उसने भी कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। और अगला जो वंश चलेगा बेटा वो कौन सा होगा? तो वो आपका होगा लोधी वंश। लोधी वंश। लोधी वंश कब से तक कब तक चलेगा? तो लोधी वंश देखो कब इसका खत्म होता है? 1451 से लेकर के 1526 तक चलेगा। 1451 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, पानीपत के प्रथम युद्ध तक। और इसके संस्थापक कौन होंगे? लोधी वंश के। तो लोधी वंश के संस्थापक होंगे बहलोल लोधी। कौन होंगे? बहलोल लोधी। लोल लोधी। तो ये चीजें आप लोगों को एक बार फिर से हम रिपीट करवा देते हैं कि क्या क्या होगा। यानी कि दिल्ली सल्तनत में अगर ये बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में इतने शासक, इतने वंश काम करेंगे। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हैं? तो गुलाम वंश हुआ, खिलजी वंश हुआ, तुगलक वंश हुआ, सैयद वंश हुआ और लोधी वंश हुआ। तो ये कितने वंश हुए? 5। 5 वंशों ने काम किया, दिल्ली सल्तनत में शासन किया। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया। तो देखिए 1206 से लेकर 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक है, मगर इसमें भी बहुत सारे शासक होंगे। मगर ये पूरा वंश कब से कब तक चलेगा? 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद में खिलजी वंश कब तक चलेगा? कि 12 से 90 से लेकर के 1320 ईस्वी तक चलेगा। और जो ये खिलजी वंश था उसके संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। और साथ साथ में तुगलक वंश फिर आएगा उसके बाद। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक। और इसके संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। और सैयद वंश 1414 से प्रारंभ होता है और 1451 तक चलता है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो बेटा फिर खां थे। ठीक, आगे लोधी वंश आएगा। लोधी वंश कब से प्रारंभ होगा? तो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच होता है। ठीक, यहीं से बाद में स्टार्ट हो जाएगा मुगल वंश। मुगल साम्राज्य हो जाएगा स्टार्ट। आइए आगे चलते हैं। अब यहां से हम एक गुलाम वंश को प्रॉपर तरीके से लेते हैं। गुलाम वंश में जो भी मैन मैन शासक हुए हैं उन शासकों पर बात की जाएगी। तो गुलाम वंश में पहला जो शासक संस्थापक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक।
ऐबक का मतलब बेटा होता है, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा का स्वामी। इसका शासनकाल कब से कब तक रहेगा? तो 1206 में गद्दी पर बैठेगा, उसके बाद 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। ठीक, इसके बारे में कुछ खास खास बातों को नोट कर लेते हैं। गुलाम वंश का इसे क्या कहा जाता है? संस्थापक। गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके साथ साथ में इसे, इसमें जो गुलाम वंश में जो है 3 वंश काम करेंगे, 3 और उपवंश या उपभाग है, उपवंश काम करेंगे। तो 3 कौन कौन से हैं? वंश। ठीक, तो कौन कौन से 3 हैं इनको देख लेते हैं। तो पहला कौन सा है? तो पहला है कुतुबी वंश। कौन सा है? कुतुबी वंश। कुतुबी वंश। कुतुबी वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। उसके बाद में एक और वंश आएगा, शमसी वंश। कौन होगा दूसरा? कौन सा होगा दूसरा? कौन सा होगा? शमसी वंश। कौन सा होगा? शमसी वंश। शमसी वंश 1210 से लेकर के 1265 तक चलेगा। कौन सा होगा? 1210 से 1265 ईस्वी तक। उसके बाद में एक और नया वंश आएगा जिसे कहा जाता है बलबनी वंश। बलबनी वंश। ठीक, तीसरा कौन सा होगा? बलबनी से होगा। तो 1265 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। ठीक, क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो 1206 से लेकर के 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। उसके बाद में ये कहाँ तक गुलाम वंश पूरा कहाँ तक चलता है? ये 1290 तक चलता है। ठीक, तो इसमें 3 वंश काम करते हैं, 3 वंश काम करते हैं। पहला कुतुबी वंश, दूसरा शमसी वंश, तीसरा बलबनी वंश। 3 वंश कब से कब। इसके बाद में हम क्या बात करते हैं कि इस कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन अन्य नाम, इन्हें और क्या क्या नाम से इसे पहचाना जाता है? तो पहला इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पील बख्श। उसके बाद में और इसे क्या कहा जाता है? लाख बख्श। इसे क्या क्या और किसे क्या कहा जाता है? चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा का स्वामी। इसे और क्या कहा जाता है? कुरान खां। क्या कहा जाता है? कुरान की आयतों को गाता था, तो कुरान खां। इसके अन्य नाम किस किस नाम से जाना जाता था? कुरान खां। और इसे एक और नाम से जाना जाता है हातिम द्वितीय। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसे और किस नाम से जाना जाता था? हातिम द्वितीय। इन नामों से इसे और पहचाना जाता था, हातिम द्वितीय। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद इसके द्वारा जो किए गए कार्य थे, या नोट करके ये लिख लेना एक बात और। नोट में क्या लिखोगे आप? इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की बेटा।
कभी भी सुल्तान की नहीं, तो फिर शासन इसने क्योंकि अपना सुल्तान किसे मानता था, मोहम्मद गौरी को मानता था, मोहम्मद गौरी को ही अपना सुल्तान मानता था। इस वजह से इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो बेटा इसने किसकी उपाधि धारण की, तो किसकी उपाधि धारण की, इसने मलिक की उपाधि धारण की, इसने सिपह सलार की उपाधि धारण की, मलिक व सिपह सलार की। याद रखना, पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में पहला कौन शासक जिसने मलिक की उपाधि धारण की, तो मलिक की उपाधि धारण करने वाला कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक की उपाधि धारण की और सिपह सलार की उपाधि धारण की। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई। उसके साथ साथ में अब इसने कार्य कौन कौन से किए, कौन कौन से कार्य किए, इन कार्यों पर भी बात की जाती है। कौन कौन से इसने कार्य किए। ज्यादा लंबा इसका शासन नहीं रहा, 1206 से लेकर 1210, कितने साल हुए, 4 साल हुए इसने शासन किया। ठीक है। अरे मोहम्मद गौरी का बहुत ही विश्वास पात्र दास था, मोहम्मद गौरी का बहुत ही विश्वास पात्र दास था। जो तराइन का युद्ध था, चंदावर का युद्ध था, इन सभी युद्धों में इसने बढ़िया अपना अहम रोल, क्योंकि सेनापति भी था ये। तो कार्य इसके लिख लेते हैं, कार्य कौन कौन से थे। तो पहला कार्य क्या था कि कुतुब मीनार की इसने नींव, फर्स्ट फ्लोर जो है इसी के द्वारा बनवाया गया। तो कुतुब मीनार की नींव डलवाने वाला कौन था, कुतुब मीनार कुतुब मीनार की नींव डलवाई, की नींव डलवाने वाला कौन था, यही था कुतुब मीनार। कहाँ से, ये तो सभी जानते हैं, कुतुब मीनार की नींव डलवाई बेटा दिल्ली में है, दिल्ली में। उसके बाद में ये यूनेस्को में कब शामिल की, तो यूनेस्को में कुतुब मीनार को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 1993 में, याद रखना। इसी के साथ साथ में ये कुब्बा करवाया जाता है। दूसरा क्या कार्य होगा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसी के द्वारा किया जाता, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किया जाता। और ये भी मस्जिद कहाँ पर है, ये दिल्ली में है, ये ध्यान रखना कहाँ पर है, दिल्ली में। ये भी बात आप लोगों को पता होगी। उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी, ये याद रखना, नोट कर लेना यहाँ। उत्तर भारत की पहली मस्जिद, उत्तर भारत की ये पहली मस्जिद थी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, उत्तर भारत की। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में एक चीज और नोट कर लेना, कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी है। तो भारत की पहली मस्जिद कहां पर बनी थी और कौन सी थी, भारत की पहली मस्जिद, भारत की पहली मस्जिद है चेरामन खां, चेरामन खां, चेरामन जमा खां,
ये मस्जिद कहाँ पर है? तो केरल में। कहाँ पर है? केरल में। ये याद रखना। यहाँ से ये बता, भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? ये याद रखना, भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? त्रिशूर जिला है। और देख लीजिए इसके कारण, यहाँ तक बात समझ में आई। कुतुब मीनार की नींव डलवाई यूनेस्को में, यहाँ से ये बात याद कि यूनेस्को में शामिल कब किया गया? उत्तर भारत की ये पहली मस्जिद थी, कुब्बत और इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी? ये केरल में है। उसके साथ साथ में आगे क्या कार्य होता है, आगे देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा। आगे कार्य में क्या आएगा? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। इसका निर्माण भी किसके द्वारा होता है? दरअसल ये इसी को तोड़वाकर किसने क्या करवा दिया था? मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। ठीक है, राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, ये कहां पर है? अजमेर, राजस्थान। ठीक। और ये पहले क्या था? ये पहले क्या था? संस्कृत पाठशाला। ठीक। और ये संस्कृत पाठशाला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो विग्रह राज चतुर्थ। चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, का झोपड़ा। ये मस्जिद नहीं थी पहले, यहाँ पर क्या था? संस्कृत पाठशाला था। इसे और क्या नाम जाना जाता है? सरस्वती कंठाभरण। इसी को क्या कहा जाता है? कंठाभरण। इसको और इस नाम से जाना, सरस्वती कंठाभरण। हाँ, विग्रहराज चतुर्थ। किंतु अब ये मस्जिद है। एक बेटा नोट करके और एक लिख लेना, नोट, कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दरबारी कवि था कौन था? ऐबक का दरबारी कवि कौन था? हसन निजामी, या दरबारी लेखक कह लीजिए। कौन था? हसन निजामी। हसन निजामी। हसन निजामी इसका क्या था? दरबारी कवि था। इसका जो इसने पुस्तक लिखी है ताज उल नासिर, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इसकी बेटा पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक इसकी कौन सी है? ताज उल नासिर, ये इसकी पुस्तक का नाम है। ठीक, नासिर, ये इसकी पुस्तक का नाम है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा, और ये इसकी मृत्यु कैसे होती है, ये भी एक पॉइंट लिख लेते हैं, कि पोलो खेलते या चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान, अमीरों का खेल है, चौगान या पोलो खेलते वक्त
शीशे से गिरकर। कब होती है? तो 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में। तो एक बार फिर से इसको स्लाइड्स को फिर से हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने बता इसमें जानी, क्या क्या हमने इसमें जानी। एक चीज और लिख लेते हैं कि अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कौन सी थी, लिख लेते हैं दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी। दिल्ली की पहली राजधानी, लड़के बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कौन सी होगी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी बेटा क्या थी? लाहौर। लाहौर। दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी क्या थी? लाहौर थी। लाहौर थी। ठीक है, एक बार हम लोग रीचेक कर लेते हैं। यहां से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसका शासन या कह लीजिए कि इसका शासन जो है कब से कब तक था? हाँ, यहां से था। देखो गुलाम वंश, गुलाम वंश से हमने प्रारंभ किया था। गुलाम वंश का शासन काल कब से कब तक था? तो गुलाम वंश शासन काल एक बार ध्यान रखना कि 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक चलता है। इसको किस किस नाम से जाना जाता है? गुलाम वंश कहते ही हैं। इसी को दास वंश भी कहा जाता है, इसी को सेवक वंश भी कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? हबीबुल्लाह ने मामलुक वंश भी कहा इसे। ठीक, और साथ साथ में इसमें जो दिल्ली सल्तनत के पूरे जो जितने भी वंश हैं, कौन कौन से वंश एक्टिव रहेंगे, शासन करेंगे, इनके बारे में सारी चीजें हम लोगों ने जानी। जैसे गुलाम वंश जाना तो 1206 से 1290 तक कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक होता है। उसके बाद में हम लोगों ने खिलजी वंश के बारे में जाना, तो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक इसका चलता है। उसके बाद में हमने तुगलक वंश जाना, तो 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक चलेगा। ये गयासुद्दीन इसका संस्थापक था, फाउंडर था। उसके बाद में हमने सैयद वंश जाना, सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी तक चलता है, और ये खिज्र खां शासन करता है। उसके बाद लोधी वंश जाना, लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, और बहलोल लोधी इसके संस्थापक हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद ऐबक के बारे में हमने जाना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे 1206 से लेकर के 1310 ईस्वी तक, 1206 से लेकर के 1310 ईस्वी तक शासन करते हैं। ज्यादा लंबा शासन नहीं होता है, 4 साल का लगभग शासन होता है। इसको हम लोगों ने किस नाम से जाना? ये गुलाम वंश के क्या थे? संस्थापक थे, फाउंडर थे। और इसके अन्य नाम क्या थे? पील बख्श था, लाख बख्श था, चंद्रमा का स्वामी था, कुरान खां था, हातिम द्वितीय था। इसे अन्य नाम से भी हम लोग पहचानते हैं, जानते हैं, क्योंकि लाखों का दान देने वाले को लाख बख्श कहा जाता था, हाथियों का दान देने वाले को पील बख्श कहा जाता था, कुरान की आयतों को गा के सुनाता था, इसको पूरा कुरान मुंह जवानी रटा हुआ था, इस वजह से कुरान खां कहा जाता था। वो हातिम द्वितीय भी दानी था, ये भी था। तो इस तरीके से हम इसे इन नामों से जानते हैं। और गुलाम वंश में 3 वंश ने शासन किया। इसे उपवंशों के नाम से देखो, उपवंश कौन कौन से हैं? एक कुतुबी वंश हुआ जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही था, एक शमसी वंश था जिसमें इल्तुतमिश आएगा, एक बलबनी वंश था गयासुद्दीन बलबन आएगा। ये 4 या 3 ये वंश थे। आगे चलते हैं। इसके देखो क्या दिया गया है, इसमें कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की बेटा, कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। तो क्या चर्चा की? तो क्या की है ये कि मलिक की उपाधि धारण की और सिपह सलार की उपाधि धारण की, मलिक की और सिपह सलार की उपाधि धारण की। और उसके बाद इसके द्वारा कार्य कौन कौन से मुख्य किए गए हैं? तो कुतुब मीनार की नींव डलवाई इसी के द्वारा डलवाई जाती है। और साथ साथ में इसे जो यूनेस्को में शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, ये 1993 ईस्वी में किया गया। 1993 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज में यानी यूनेस्को द्वारा यूनेस्को की सूची में इसे शामिल किया गया। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी दिल्ली में करवाया गया, कुतुब मीनार भी दिल्ली में ही है। और ये जो थी उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी। अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो चेरामन जामा मस्जिद जो है वो केरला में है, त्रिशूर जिले में है। कौन से जिले में? त्रिशूर जिले में है। ये जिला कौन सा इसका है? तो जिला है बेटा त्रिशूर जिला, इसमें इसकी की गई। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखो और कार्य क्या किया गया,
कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, ये पहले क्या था, ये संस्कृत पाठशाला था, पहले संस्कृत पाठशाला था, इसी को तोड़वा करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बना दी, मस्जिद बना दी, मस्जिद का निर्माण करवा दिया। इसे संस्कृत पाठशाला कंठाभरण के नाम से भी जाना जाता था। और साथ साथ में इसका जो संस्कृत पाठशाला का जो निर्माण करवाया था, किसके द्वारा करवाया गया था, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था, अजमेर में है ये। उसके बाद देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कभी एक ही था, कौन नाम था, हसन निजामी था, हसन निजामी था। और साथ साथ में इसकी जो पुस्तक थी ताजुल नासिर, एक पुस्तक का नाम है जो हसन निजामी की है। इसकी मृत्यु कैसे होती है, तो ऐबक की मृत्यु चौगान पोलो खेलते वक्त घोड़े से करके इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक का ये जो चैप्टर था वो समाप्त होता है। आई होप, हमें आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।